हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यानी संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम, जो कि गैब्रियल आमंड ने दिया है। इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आखिर है क्या, क्यों ये सिस्टम थ्योरी में उसका एक पार्ट काउंट होता है, कैसे स्ट्रक्चर और फंक्शंस काम करते हैं, कैसे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, और ये जो गैब्रियल आमंड ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का जो मॉडल दिया है, ये बेसिकली किस प्रकार से काम करता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या कमियां हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच है, ये बेसिकली 3 जनरल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करती है। ये है सिस्टम, स्ट्रक्चर और फंक्शन। सिस्टम, जैसा कि आप ऑलरेडी डेविड ईस्टन वाले लेक्चर में जान चुके हैं सिस्टम थ्योरी में, कि सिस्टम और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ रेफर करता है जिसके कुछ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं और जो किसी न किसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक सिस्टम थ्योरी का ही एक भाग है, एक प्रकार है, और ये सिस्टम्स और सब सिस्टम्स के ऊपर फोकस करता है, देखता है कि वो किस प्रकार से काम करते हैं। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक फंक्शन है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो बस है, कार है, बिल्डिंग है, स्कूल है, कॉलेज है, वो क्या है? स्ट्रक्चर है। एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है? ईंट। और काम क्या है उसका? रहने के काम आता है। इसी प्रकार से जो बस या कार है उसका फंक्शन क्या है? ट्रेवल करने के काम आती है। जो स्कूल या कॉलेज है उसका काम क्या है? वो एजुकेशन देने के काम आते हैं। तो अगर हम कहें हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक सेल है, पर काम क्या करती है? हर अंग का अपना अलग अलग काम है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इन्होंने यहाँ इंस्टीट्यूशन शब्द का यूज़ क्यों नहीं किया, इन्होंने स्ट्रक्चर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? तो दोस्तों, इनका क्योंकि जो मूल ध्यान है वो संविधान पर नहीं, व्यवहार पर था। और जब हम जुडिशरी को या एग्जीक्यूटिव को या विधायिका को उसके व्यवहार में देख, ये क्या कहलाएगा? ये स्ट्रक्चर कहलाएगा। लेकिन जब हम इसके संविधान में जो संविधान वाली चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हम इसे इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। तो ये जो आमंड की जो अप्रोच है बेसिकली, ये जैसा कि आपने डेविड ईस्टन के अप्रोच में पढ़ा था कि कैसे इनपुट हैं वो प्रोसेस होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में जा कर के और आउटपुट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेम यही मॉडल जो है ये आमंड ने भी अपनाया है, और इन्होंने कहा है कि अब देखिए जो सिस्टम है उसमें फंक्शन कैसे होते हैं। ये सबसे पहले बात करते हैं कि सिस्टम में कुछ इनपुट फंक्शंस होते हैं, यानी कुछ रॉ मटेरियल जाता है और वो रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है और फर्दर वो एक आउटपुट के तौर पर बाहर निकलता है। अब जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, अगर मैं कहूँ कि ये स्ट्रक्चर है, ये तो आपके मन में आएगा कि ये स्ट्रक्चर क्यों है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन? क्योंकि आप ही सोचिए ना कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन व्यवहार में होता है या संविधान में कहीं आपने इसके बारे में पढ़ा है? डेफिनेटली संविधान में कहीं नहीं है, आपके व्यवहार में होता है। अब आप सोशल हैं या आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि आपका सोशलाइजेशन हो रहा है? तो जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ का जो ट्रांसफ़र होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, या वो आप कैसे पता करेंगे? आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं और किसी को अच्छे कपड़े पहने हुए देखते हैं तो आप पर उसका प्रभाव पड़ता है या नहीं? या आपके घर में किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा है या आपके पेरेंट्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो क्या आप उसके बारे में सुनते हैं, सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? तो आप भी उसी को वोट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो सोशलाइजेशन नहीं हुआ, अगर करेंगे तो सोशलाइजेशन हो गया। यानी जो सामाजिक व्यवहार है वो सिखाता है, जो फैमिली है, स्कूल है, पीयर ग्रुप्स हैं,
आपकी दोस्ती आप जैसे में रहोगे वैसे आपका सोशलाइजेशन होगा। अगर आप कट्टर लोगों में रहोगे तो आप कट्टर बनोगे, अगर आप सॉफ्ट लोगों में रहोगे तो आप सॉफ्ट स्पोकन बनोगे। तो इस प्रकार से जो सिस्टम है वो मेन काम क्या करता है, वो सोशलाइजेशन का काम करता है। और यही सोशलाइजेशन फर्दर जाकर आपकी पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है। जो मीडिया है, मीडिया क्या करती है, मीडिया अखबारों में छापती है या आपको रेडियो पे या न्यूज़ चैनल्स पे जो कुछ दिखाती है कि भाई ये सरकार है, सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, इसके 10 साल पूरे हो गए, सरकार ने क्या क्या काम कर दिए हैं। ये सब और कुछ नहीं बल्कि लाइमलाइट में आकर एक तरीके से आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ही तो है। तो इसका जो दूसरा इनपुट फंक्शन आमंड ने बताया है वो बताया है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, जिसे आप हितों का प्रगटीकरण भी कहते हैं। यानी हितों को आगे कौन बढ़ाता है, दबाव समूह। या दबाव समूह कैसे, जैसे किसानों का अपना समूह होगा, मजदूरों का अपना होगा, या जो श्रमिक है उनका अपना होगा, स्टूडेंट्स का अपना अलग से होगा। ठीक है, जैसे अभी कोरोना के टाइम में जो एग्ज़ाम के ऊपर बार बार ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपने हितों का प्रगटीकरण किया। उन्होंने बताया कि कैसे कोरोना के टाइम में जो एग्ज़ाम है लिए जाए तो ऐसे समय लिए जाए जब कोरोना का थ्रेट थोड़ा कम हो जाए। तो क्या ये कहीं संविधान में लिखा है? इसका मतलब है कि हम किस व्यवस्था का काम देख रहे हैं, समाजवादी का, लोकतांत्रिक का, या किसका? तो इंटरेस्ट ग्रुप बेसिकली लोकतंत्र में ही संभव होते हैं। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि ये या मेन चीज़ है कि जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है वो एक तरीके का इनपुट फंक्शन है। यानी इंटरेस्ट जो है, हित जो है वो आर्टिकुलेट होंगे, उनको बताया जाएगा, और जब वो इंटरेस्ट बाहर आएंगे यानी पता चलेगा कि कौन क्या चाहता है, तो वो फर्दर प्रोसेस होगा और आउटपुट में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा तीसरा इनपुट फंक्शन है इंटरेस्ट एग्रीगेशन, यानी हितों को जोड़ना। अब हितों को जोड़ने का काम कौन करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टी है ना। जो सरकार है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी कई विंग्स होती हैं, जैसे महिला मोर्चा हो गया, या युवा मोर्चा हो गया, किसान मोर्चा हो गया। तो उनने मतलब पता है कि समाज के जो जितने वर्ग हैं, अगर आप उनको साथ नहीं लेंगे तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, वो जितने लोगों ने अपने हितों का प्रगटीकरण किया है या जितने लोगों ने अपनी डिमांड रखी है, वो उन सबको एग्रीगेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब ये डिमांड्स जुड़ेंगी उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फोर्थ इनपुट फंक्शन आएगा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, यानी राजनीतिक संचार। अब जो आप संडे टू संडे प्रधानमंत्री की मन की बात सुनते हैं, वो क्या है, वो राजनीतिक संचार है। यानी सरकार के कामों की सूचना सरकार के एक अंग से दूसरे अंग को कैसे दी जाए या बाहर लोगों को कैसे दी जाए, ये सब राजनीतिक संचार में आता है। ये चाहे रेडियो के थ्रू हो, चाहे डिजिटल मीडिया के थ्रू हो, चाहे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के थ्रू हो, इसका कोई भी साधन हो सकता है। तो इस प्रकार से आमंड ने 4 प्रकार के इनपुट फंक्शंस बताए हैं। पहला सोशलाइजेशन, जो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है। फिर होता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन या हितों का प्रगटीकरण। उसके बाद हितों का एकीकरण होता है राजनीतिक संचार या कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने फंक्शंस बताए। अब ये जो इनपुट फंक्शंस है, ये क्या करेंगे, ये सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में जाएंगे, और पॉलिटिकल सिस्टम में जाने आउटपुट में बदलेंगे। तो फंक्शंस थोड़े 3 प्रकार के बताए। हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा शायद इसमें गलत टाइप कर दिया है। ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी में रूल मेकिंग, रूल इम्प्लीमेंटेशन और रूल एडजुडिकेशन होना चाहिए। रूल मेकिंग यानी नियम निर्माण, और रूल इम्प्लीमेंटेशन यानी नियमों का क्रियान्वयन, और रूल एडजुडिकेशन यानी रूलों का अधिमोदन या एक तरीके से जुडिशरी का काम। सोच रहे होंगे कि मैंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी शब्द क्यों बताया, क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल आप सोच रहे हैं
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी संविधान में पाती है। इंस्टीट्यूशंस बुला सकती हैं आप इन्हें। इनका जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो व्यवहार में कैसा बिहेव करते हैं की बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया है। तो अभी आप एक बार जब इसे पढ़ेंगे तो इसको और डेविड ईस्टन के मॉडल को, इनपुट आउटपुट मॉडल को, दोनों को एक बार कंपेयर करके देखिएगा और सोचिएगा कि इनमें कौन सा अच्छा है। डेविड ईस्टन का सिस्टम ज़्यादा अच्छा है या आमंड का सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। एक बार आपको दिखा देते हैं कि स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, उनके फंक्शन क्या। अगर मैं सोशल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सोशल स्ट्रक्चर में आपके आते हैं जैसे फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, रिलीजन हो गया, इकोनॉमी हो गई। ये सब क्या करते हैं, आपका सोशलाइजेशन करते हैं। फैमिली सोशलाइजेशन करती है, स्कूल सोशलाइजेशन करता है, रिलीजन सोशलाइजेशन करता है, इकोनॉमी आपका इकोनॉमिक सोशलाइजेशन करती है। इसी प्रकार से अगर आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या आपके राजनीतिक दल या आपके हित समूह जो हैं, ये सब क्या करते हैं, आपकी विधायिका आपका लॉ मेकिंग का काम करती है, जुडिशरी आपकी इंटरप्रिटेशन का काम करती है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है, राजनीतिक दल आपकी पॉलिटिकल पावर गेन करने का काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप आपके हित समूहों का या सेल्फ इंटरेस्ट का काम करते हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से आपने देखा है कि जो आमंड है उन्होंने इसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं, और वो विशेषताएं क्या हैं कि सबसे पहले वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सिंपल भी हो सकते हैं और वो जटिल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि सिस्टम चाहे सादा हो या जटिल हो, लेकिन वो लगभग सेम पॉलिटिकल फंक्शंस करते हैं, और ये जो फंक्शंस हैं ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मिक्स्ड फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, और ये कहता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में सेम स्ट्रक्चर जो है वो अलग काम कर सकता है, या ऐसे हो सकता है कि जब एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करेगा, वो उसका स्पेशल रिलेशनशिप होगा किसी न किसी काम से, यानी किसी एक काम पे किसी एक इंस्टीट्यूशन की किसी एक स्ट्रक्चर की मोनोपोली नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि जो प्रेसिडेंट या गवर्नर है वो पॉलिसी मेकिंग में वीटो का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जो जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू भी तो एक तरीके का वीटो ही है, जो किसी कानून को लागू होने से या बनने से के बाद उसे रोक सकती है। तो इस प्रकार से आपने देखा जो वीटो पावर है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग संस्थाओं को प्राप्त है। इस प्रकार से जैसे मैंने कहा था कि अलग देशों में एक स्ट्रक्चर जो है वो कई प्रकार के काम कर सकता है, तो इस प्रकार से इसका ये उदाहरण है कि जो लॉ मेकिंग है वो आपका विधायिका भी करती है, आपकी कार्यपालिका भी, आपकी न्यायपालिका भी, इवन आपकी जो लोकल लेवल पर पंचायतें होती हैं या खाप पंचायतें होती हैं वो भी किसी न किसी प्रकार का कानून बनाती हैं, नियम बनाती हैं, और इस प्रकार से ये रूल मेकिंग का काम करती हैं। जबकि ये भी हो सकता है कुछ कंट्रीज़ में कि एक ही स्ट्रक्चर बहुत सारे काम करता हो, जैसे कि आपका अगर मैं कार्यपालिका की बात करूं, और कार्यपालिका में भी अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, तो वो आप देखोगे कि वो जुडिशरी के काम भी करता है, वो आपके एग्जीक्यूटिव काम भी करता है, वो आपके मिलिट्री हेड भी है उसके भी काम करता है। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर काफ़ी सारे मल्टीपल फंक्शंस करता है। हालांकि इसका आलोचना भी की जाती है, और इसकी आलोचना ये की जाती है कि जो आमंड और पावेल है उसने फीडबैक को इम्पोर्टेंट नहीं माना, इसलिए फीडबैक के ऊपर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, जबकि डेविड ईस्टन ने फीडबैक को प्रॉपर जगह दी है अपने सिस्टम के मॉडल में। तो इस प्रकार से इसकी दूसरी आलोचना ये की जाती है कि ये एक तरीके से सोसाइटी के सामने आइडियल मॉडल रखता है, जो कि शायद प्रैक्टिकली संभव नहीं है या इम्प्रैक्टिकल है। तो इन्होंने बेसिकली अलग अलग देशों की तुलना करने की बजाय ऐसा लगता है कि जो अमेरिकन मॉडल है उसे पूरे वर्ल्ड के लिए एक आदर्श के तौर पर प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने व्यवस्था के कामों का उल्लेख किया है वो बहुत हद तक जो लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका अध्ययन प्रतीत होता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि
ये व्यवस्था के मेंटेनेंस की बात करते हैं, उसके अनुरक्षण की बात करते हैं, तो एक तरीके से ये व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते हैं। तो जो परंपरागत उपागम की जो कमियां थी, यानी परंपरागत उपागम जो यूरोसेंट्रिक था, जो आरोप ईस्टर्न के मॉडल पर लगे थे, वही यूरोसेंट्रिक होने का आरोप जो है वो इस मॉडल पर भी लगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डेविड ईस्टर्न का स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल में क्या क्या था। आइए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि ये कौन से 3 कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली कंपेयर करता है, और उसमें भी हमने देखा कि ये क्या क्या स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फिर देखा फंक्शंस क्या होते हैं। आमंड ने कौन से 4 टाइप के इनपुट या 3 टाइप के आउटपुट्स बताए हैं, उनका प्रोसेस कैसे होता है। फिर हमने सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि आमंड के इस मॉडल की क्या विशेषताएं हैं, ये कौन से 2 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करता है। फिर हमने देखा कि कैसे जो है मल्टीपल स्ट्रक्चर्स एक ही काम कर सकते हैं या एक स्ट्रक्चर मल्टीपल काम कर सकता है। फिर हमने इसकी कुछ आलोचनाएं देखी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा।